सभी भैया बहनों का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आप सभी आज व्याकरण की बातें पढ़ेंगे। व्याकरण जो है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रामर। अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। इस व्याकरण को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम जरूरी होता है कि हम किस भाषा का हम ग्रामर या व्याकरण पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे जो व्याकरण है वह वी जोड़ आ जोड़ क्री क्री धातु है, जिसका अर्थ होता है करना। क्री धातु का अर्थ होता है करना। वी जोड़ आ जोड़ क्री ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट यह प्रत्यय है। संस्कृत का ल्यूट प्रत्यय है और क्री हमारा धातु है, और यह दोनों उपसर्ग है। कभी कभी पूछा जाता है कि कोई एक ऐसा शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्ग एक साथ लगे हों। तो व्याकरण वह शब्द है जिसमें दो उपसर्ग एक साथ लगे हैं। वी जोड़ आ दोनों उपसर्ग हैं, क्री धातु में जुड़ गए, उसके बाद ल्यूट प्रत्यय भी इसके साथ जुड़ गया। तो व्याकरण वह शब्द है जिसमें दो उपसर्ग और एक प्रत्यय जुड़कर पूरे शब्द का निर्माण करते हैं, इसे व्याकरण कहते हैं। हमारे भाषाओं की जननी जो संस्कृत कही जाती है, संस्कृत के व्याकरण विद्वान महर्षि पतंजलि जो हुए, संस्कृत के हैं। संस्कृत के महान विद्वान जो व्याकरण कहे जाते हैं, महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य नामक व्याकरण शास्त्र में निम्न परिभाषा दी है। ध्यान देंगे सही भैया। हम महर्षि पतंजलि जो हुए हैं वो संस्कृत के महान व्याकरण हुए हैं, और इन्होंने ही अपने महाभाष्य नामक व्याकरण शास्त्र में निम्न परिभाषा दी। महर्षि पतंजलि की जो परिभाषा है वो है व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात व्याकरण का कार्य भाषा के विविध कार्यों, उसके अंगों प्रत्यंगों का विवेचन एवं विश्लेषण करना। पुनः ध्यान देंगे भैया बहन।
महर्षि पतंजलि ने यह सूत्र जो दिया अपने महाभाष्य में, व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, महर्षि पतंजलि का यह सूत्र है, व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जो हुआ व्याकरण का कार्य भाषा के विविध कार्यों, उसके अंगों प्रत्यंगों का विवेचन एवं विश्लेषण करना, अर्थात भाषा के जो भी अंग प्रत्यंग हैं उन सभी का विश्लेषण और विवेचन करना, उसका कैसे कहाँ क्या प्रयोग होगा, कहाँ कैसे क्या कार्य होंगे, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, यही व्याकरण का मुख्य कार्य है। इसी के आधार पर हम व्याकरण की परिभाषा देते हैं। व्याकरण की परिभाषा हम लिखते हैं, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा हम लिखते हैं, व्याकरण वह विधा या विधान है, जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध व्याकरण व विधा या विधान है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना जानते हैं। व्याकरण को पढ़ने के लिए भाषा के या भाषा रूपी शरीर, इस शरीर में क्या होता है, ध्वनि, ये हमारा हो गया वर्ण, इसी ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। इसी के द्वारा बनता है ध्वनि, वर्ण या अक्षर, शब्द, वाक्य। भाषा रूपी शरीर जो होता है उसमें सर्वप्रथम इसका हम कह सकते हैं, या ध्वनि जो होता है इसकी मूल है, मूल अर्थात जड़। ध्वनि से ही वर्ण या अक्षर बनते हैं और उन्हीं वर्ण अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। अगर हम कहें कि यह भाषा रूपी जो शरीर एक, यदि भाषा वृक्ष के समान हम ले लें, अगर भाषा वृक्ष के समान ले लें तो इसकी जो जड़ें होंगी यह हमारी ध्वनि हो जाएगी, जो इसकी जड़ें हो गई, और ये एक वृक्ष की तनाएं हो गई, यह तना रूपी जो है वह इसका शब्द हो गया, तना शब्द हो गया, और इसमें जो विभिन्न पत्ते होंगे यह इसके वाक्य हो गए, वाक्य रूपी ये पत्ते हो जाएंगे, तना इसका शब्द हो जाएगा और ध्वनि हो जाएगा। इन सभी का अध्ययन हम व्याकरण में करते हैं। इसके बाद एक सबसे जरूरी बात होती है कि व्याकरण की क्या उपयोगिता है या व्याकरण का क्या महत्व है। तो व्याकरण की उपयोगिता के लिए हिंदी, जो कि हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और इस हिंदी को बोलने के लिए हमें इसको शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। अगर यदि हम अपनी
जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे कुछ प्रांतों में मातृभाषा का भी दर्जा दिया जाता है। हालांकि भारत में हिंदी राजभाषा का ही दर्जा प्राप्त है, लेकिन कुछ प्रांतों में इसे मातृभाषा के रूप में माना जाता है। इसलिए हमारा यह मानना है कि हम यदि हिंदी जानते हैं और इसे हम अपनी मातृभाषा के रूप में पहचान दिलाना चाहते हैं, तो हमको इन व्याकरण के नियमों को जानना अनिवार्य है। अगर हम व्याकरण के नियमों को नहीं जानेंगे तो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना भी नहीं आएगा, न लिखना आएगा, न पढ़ना आएगा। इसलिए व्याकरण की उपयोगिता सबसे ज़रूरी हो जाती है और व्याकरण का महत्व जरूरी हो जाता है कि हम अपने बातों, विचारों, व्यवहारों को जो विनिमय करेंगे वह किस माध्यम से करेंगे। हम लोग भाषा की परिभाषा में जानते हैं कि भाषा की परिभाषा हम कहते कि जिनके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं एवं इच्छाओं को प्रकट करते हैं, वही माध्यम हमारी भाषा है। तो हम भारतवासी जो हैं, हिंदी भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए व्याकरण की उपयोगिता और महत्व इसका हो जाता है कि हम अपने ही भाषा का प्रचार प्रसार कर पाएँ। हम लोग भाषाओं के बारे में यदि अध्ययन कर रहे हैं तो ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हो जाती हैं हमको कि संसार जिसे हम विश्व भी कहते हैं, संसार में कुल भाषा 6809। संसार में कुल भाषा 6809 बोली जाती है। भारत में लगभग 600 भाषाएं बोली जाती हैं। संसार विश्व में कुल भाषा जो है वो 6809 बोली जाती है। भारत में लगभग 600 भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए भारत को विविध भाषाओं का देश भी कहा जाता है। और हिंदी जो है, हिंदी विश्व में तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। तीसरे नंबर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व में तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। हम भाषा वाले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि चीन की मंदारिन भाषा है जो सर्वप्रथम नंबर पर आती है, जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और इसके बाद अंग्रेजी पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। और तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो मैप में इस प्रकार है। सभी भैया बहन ध्यान देंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं सम्मिलित हैं, यहाँ पर देखिए सब क्रमबद्ध से रूप से है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं वो यहाँ पर दिया गया है।
देखिए, भारतीय अनुसूची में जो भी शामिल है, पहले नंबर पर असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोंगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी है, बंगला है, बोडो है, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी है, जिसमें सबसे अधिक बोली जाने वाली हमारी भाषा हिंदी है। सबसे अधिक बोली जाने वाली हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी ही सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। हिंदी चूंकि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। व्याकरण के भाग, अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए किन किन विभागों का अध्ययन करेंगे, वह अब हम अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण के भाग यानी हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए इसके 5 भागों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार सर्वप्रथम ध्वनियों, वर्णों एवं अक्षरों का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार में हम ध्वनियों, वर्णों एवं अक्षरों का अध्ययन करेंगे। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। शब्द के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य के भेद एवं उपभेद का अध्ययन करेंगे। चौथा है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार इसके अंतर्गत हम हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। पांचवा है छंद विचार। छंद विचार के अंतर्गत हम हिंदी के साहित्यिक रूपों का वर्णन अध्ययन करेंगे। हिंदी के साहित्यिक रूपों का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही भैया बहनों के लिए। आज का गृह कार्य नोट करेंगे। गृह कार्य नोट करेंगे। व्याकरण की परिभाषा
व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखें। भैया बहनों के लिए आज का गृह कार्य, व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखें।